गया। हमने अभ्यास प्रश्न भी आपको दे रहे थे कि छोटे छोटे प्रश्नों को हल करके आप अपनी स्थिति इस विषय वस्तु पर मजबूत बनाएं। हम आज आपको एक नया लेसन पढ़ाने चल रहे हैं जो आपका है अपवाह। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में नदियों का जाल है। इन नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जो अपना एक अलग तंत्र बनाती हैं। उसमें कुछ सहायक नदियां मिलती हैं। कहने का मतलब है कि अपवाह जो शब्द है यह एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक क्षेत्र की, आप ध्यान सुनिए, एक क्षेत्र की। इसे अब जैसे मानचित्र के हिसाब से आप देखेंगे तो आप देखिए यह सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर से निकल गई या लद्दाख के क्षेत्र से प्रवेश करती हुई लद्दाख और लेह से होती हुई पाक अधिकृत कश्मीर से काराकोरम श्रेणी को काट करके आगे बढ़ती है से निकलती हुई और यह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आकर के मिल जाती है। यह मुख्य नदी है। हमने बताया किसी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों का जो क्षेत्र होता है उसी को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। वह मुख्य नदी और सहायक नदियों से निर्मित होता है। अब इसमें सहायक नदियाँ कौन है? ये देखिए हम पढ़ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप मानचित्र जब वीडियो देख रहे हैं तो ना पढ़ पाए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंच नदियाँ हैं। इसीलिए इन्हीं नदियों के नाम पंजाब जो जहाँ पांच नदियाँ मिली उस राज्य का नाम पंजाब पड़ा। पंच का मतलब पांच, आब का मतलब होता नदी। इसे दो आब, दो नदी, पंजाब यानी पांच नदी। पांच नदी वाला जो क्षेत्र है इसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं। ये नदियाँ, ये देखिए हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश से निकल करके पंजाब होते हैं। ये आपका मिठानकोट है। ये जो है ये सभी नदियाँ आकर के एक ही स्थान पर मिल जाती है। ये जो क्षेत्र है इसी को हम कहते हैं मिठानकोट। मिठानकोट में ये सिंध नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। इसी मिठानकोट के स्थान पर पांचों नदियाँ आकर के मिलती हैं और यहाँ से मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई और अरब सागर में मिल जाती है। तो इसमें जो सबसे बड़ी नदी है सिंध नदी। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर के लगभग नदी है। तो एक अपना एक अलग प्रवाह क्षेत्र बनाती है। यह एक अलग प्रवाह क्षेत्र बनाती है। देखिए हमने लिखा है कि अपवाह किसी प्रवाहित नदी क्षेत्र से बनने वाले क्षेत्र को हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके दो अपवाह तंत्र हैं। हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनने वाले अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है जो प्रायद्वीपीय नदियों से निर्मित है। तो हम पहले हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं और सहायक नदियाँ इनमें आकर के मिलती हैं और जल विभाजक जो क्षेत्र होते हैं
जो जल विभाजक क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं, एक नदी को दूसरे नदी से अलग कर देते हैं, उसी को जल विभाजक कहा जाता है। जैसे उच्च भूमियाँ हैं, पर्वत हैं, ये जल विभाजक का कार्य करते हैं। आप वैसे वर्षा कालीन समय में देखते होंगे कि जो कहीं उच्च भूमि होगी उसके इधर भी जल प्रवाहित होता है और इधर जल प्रवाहित होता है। तो जो नदी तंत्र को दो हिस्सों में विभाजित कर देता है उसी को हम जो अपवाह तंत्र, ये जो अम्बाला है, अम्बाला सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को विभाजित करता है। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को विभाजित का क्षेत्र अम्बाला है, यहाँ से दो भागों पर जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो द्रोणियाँ हैं, जो अपवाह द्रोणी हैं, ये उच्च जल विभाजक द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। जो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा भारत में अपवाह तंत्र का निर्धारण होता है। सामान्यतः इन भौगोलिक स्थितियों के आधार पर दो अपवाह तंत्र निर्मित हैं, एक हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब हिमालयी अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इसमें सिंधु नदी, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज और जम्मू कश्मीर के उत्तर क्षेत्र में ये जो आपका पाक अधिकृत कश्मीर है, इसमें कुर्रम है, स्याल है, तमाम ऐसी नदियाँ जो छोटी छोटी नदियाँ जो इसमें आकर के मिलती हैं, और कुछ पाकिस्तान से आकर के यहाँ जो काबुल नदियाँ आकर के मिलती हैं, पाकिस्तान से आकर के सिंध नदी में तमाम नदियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, और इस क्षेत्र से भी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के सिंधु नदी एक अलग अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, जिसको हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। यह अम्बाला से एक अलग रूप में हो जाती है और इसके बाद फिर दूसरा आपका जो है गंगा नदी तंत्र स्टार्ट होता है। हिमालय क्षेत्र से निकलने नदियों की क्या विशेषता, हमने पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि हिमालय क्षेत्र से जो भी नदियाँ निकलती हैं वह वर्ष भर जल इनमें प्रवाहित होता है, वर्षा काल में भी जल प्रवाहित होता है, और जब वर्षा का जल नहीं प्राप्त होता है तो हिमालय से जो जो है चोटियाँ हैं, हिम पिघल करके पानी के रूप में इन नदियों में जो है जल प्रवाहित होता रहता है। तो दूसरा आपका जो अपवाह तंत्र है, आप मानचित्र को ध्यान से देखिए, जिसको हम गंगा नदी, देखिए यहाँ गंगा नदी अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। यह गंगोत्री हिमनद से यह गंगा नदी निकलती है। अलकनंदा, बद्रीनाथ, ये जो तमाम नदियाँ आकर के उत्तरांचल में मिलती हैं। फिर हरिद्वार के पास जो बुलंद हरिद्वार में जो पर्वतीय गंगा नदी तंत्र, जो गंगा नदी है, वह हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जो बुलंद शहर जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरांचल से सटा हुआ जो आपका बुलंद शहर है, यहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रभावित होती है। यहीं यमुना नदी, जिसको यमुनोत्री या यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यह गंगा नदी के पश्चिम समानांतर प्रवाहित होती हुई यह आकर के इलाहाबाद जो प्रयागराज है, प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी में जब यमुना नदी मिलती है, उससे पहले यमुना में दो पठारी क्षेत्रों की नदियाँ मिलती हैं। एक आपका चंबल नदी है, दूसरा बेतवा। ये चंबल और बेतवा नदी यमुना में आकर के मिलती हैं, और इसके बाद गंगा नदी में और यमुना नदी जहाँ दोनों का संगम होता है, गंगा यमुना, उसके बाद नेपाल हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियाँ घाघरा है, गंडक है, कोसी है। इसके बाद आपकी और एक नदी गोमती छूट जाएगी,
ये आपका घाघरा, इसको आप गोमती करेंगे। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी ये नदियाँ उत्तर गंगा में उत्तर की तरफ से मिलती हैं। ये गाजीपुर के पास गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। फिर घाघरा है, गंडक है, कोसी बिहार में आकर मिलती है। ये देखिए, ये जो फरक्का हमने लिख दिया है, फरक्का, फरक्का वह स्थान है जहाँ ये पश्चिम बंगाल में है। फरक्का पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा पूरी नदी से होते हुए ये जो है डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है, और जो इसकी जो मुख्य शाखा है ये यहाँ से प्रवेश करते हुए बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश में प्रवाहित होती हुई और सुंदरबन के डेल्टा में प्रवेश कर, यहीं से ये आपका गंगा नदी तंत्र अपवाह तंत्र हुआ। फिर आपका जो तीसरा अपवाह तंत्र है वह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी अपवाह तंत्र। इसको आप देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए ये सांगपो नदी, तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करते हुए और असम राज्य से प्रभावित हुए बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। इसको जब अरुणाचल प्रदेश में प्रभावित होती है, इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा, और बांग्लादेश में जमुना, इसको जमुना के नाम से जानते हैं। लेकिन गंगा नदी में जब यह मिल जाती है तो गंगा नदी में मिलने के बाद ये जो है सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में अपने निक्षेपण करती है। तो यहाँ हमने 3 नदी तंत्र के बारे में जिक्र किया। अपवाह क्षेत्र एक नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है जो जल विभाजक होता है, वह एक क्षेत्र को दूसरे जल क्षेत्र से अलग कर देता है। 3 अपवाह तंत्र हिमालय के हैं, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी अपवाह तंत्र। अब हम अगले खंड में जो आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है इसके बारे में हम आपको बताएंगे।